नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार वर्ड स्टडी चैनल में। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, जो लोग क्लास 10th में हैं उसके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ज्योग्राफी क्लास 10th का प्रथम चैप्टर लेके आया हूं। इस चैप्टर के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे तरीका से बताऊंगा, जिससे आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। और अपने हैंडराइटिंग में मैं लिखा हूं, आप लोग भी अपना एक नोट बना ले स्क्रीनशॉट ले करके, ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीका से हो सके। चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योग्राफी का है, चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधनों को परिभाषित करें। तो मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, संसाधन वे कहलाते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करें। उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन दो हो सकता है, एक भौतिक और एक जैविक। भौतिक में क्या होता है, वह निर्जीव होते हैं, और जैविक में क्या होता है, उसमें सजीव होते हैं। और देखिए, भौतिक संसाधन क्या है? भूमि है, मृदा है, जल है, खनिज है, ये सब निर्जीव आते हैं। जैविक संसाधन जैसे क्या हो जाएगा? वनस्पति, वन्यजीव, जलीय जीव इत्यादि सभी मानवीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। इसका आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देख लेते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। क्या उपयोग है संसाधन संरक्षण का? बोले तो आप जिस संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जल है, उसका संरक्षण किस प्रकार कीजिएगा? तो उसका नियमित उपयोग करेंगे और उचित उपयोग करेंगे, ताकि खत्म नहीं हो, बेकार पानी को बहते हुए नहीं छोड़ेंगे। ये सब क्या हुआ? संसाधन का संरक्षण हुआ। जैसे देख लेते हैं, संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। विवेकपूर्ण बोले तो संसाधन का क्या है? वेस्ट नहीं करना है। पृथ्वी पर जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, जैसे अनेक अनवीकरणीय संसाधन हैं जो एक बार प्रयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उसका उपयोग क्या करना चाहिए? विवेकपूर्ण करना चाहिए, उचित करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार ऐसे संसाधन जिनका उपयोग अनियोजित होता है, अब मान लीजिए आप बेकार में खर्चा कर रहे हैं कोयला का, अनियोजित हो रहा है, तो अविवेकपूर्ण जब आप उपयोग कीजिएगा तो बेरोजगारी की समस्या आएगी, गरीबी बढ़ेगा, समाज में असमानता आ जाते हैं, है ना। इस प्रकार आप लोग क्या करें कि संसाधन का उचित उपयोग और विवेकपूर्ण उपयोग करें। तो आप लोग इसका नोट बना लें। अगला चलते हैं प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर बताना है। संभावी एवं संचित कोष दो शब्द है। संभावी बोले तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग अभी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं। संभावी संसाधन वैसे संसाधन जिसका उपयोग अभी नहीं हुआ है, होने की संभावना है, उसको हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद वैसे संसाधन जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है, किंतु जिसके उपयोग में लाए जाने की संभावना है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे में हो जाएगा हिमालय प्रदेश की खनिज, अभी तक इस खनिज का उपयोग नहीं हुआ है, उपयोग होगा तो संभावी संसाधन हो सकता है। चलते हैं अगला प्रश्न, संचित कोष संसाधन के बारे में देख लेते हैं। संचित कोष संसाधन के बारे में मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा मैं अपने आप को छोटा कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे। संचित कोष संसाधन है कि भंडार संसाधनों के वैसे भाग है जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जाता है। कोई तकनीक के आधार पर जब प्रयोग में लाएंगे उसको संचित संसाधन कहेंगे, जिनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे में नदी का जल, जिसे हम जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। वर्तमान में जल विद्युत का उपयोग अत्यंत ही कम प्रयोग में किया जाता है, सीमित है इसका प्रयोग।
इसको हम क्या कहेंगे, जल विद्युत को संचित कोष संसाधन, क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है जल विद्युत का सबसे कम होता है और भारत में सबसे अधिक जो विद्युत की प्राप्ति होती है वह आपको कोयला से, थर्मल पावर से बोले तो ताप विद्युत शक्ति के द्वारा बिजली प्राप्त की जाती है। तो संचित संसाधन अब क्या क्या हो जाएगा, जल विद्युत। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। तकनीकी की क्या भूमिका है? तो आप लोग जानते हैं आज के जो वैज्ञानिक है, आज जमाने के जो वैज्ञानिक है, तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीकी के बल पर प्राकृतिक संसाधनों से रहित राष्ट्र भी विकसित राष्ट्रों की अगली पंक्ति में बैठ जाता है। जैसे कि जापान जो है वह तकनीकी में आगे है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों से विपणन इस देश ने तकनीकी का विकास, इसका विवेकपूर्ण उपयोग कर स्वयं विकसित देशों की श्रेणी में, श्रेणी में खड़ा कर लिया। इस प्रकार संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका स्वतः सिद्ध हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यह मृदा की विशेषता क्या है? देखिए, नदी डेल्टा जो पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां होती है वह नदी डेल्टा का निर्माण करती है, अपने मिट्टी को बहा करके ले आती है और वह उपजाऊ बनाती है, उसको नदी डेल्टा बोलते हैं। तो भारत में पूर्वी तटीय भागों में तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां द्वारा निर्मित यह डेल्टा जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। मैं आपको बताया कि पूरब की ओर जो बहने वाली नदियां होती है वह डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो पश्चिम की ओर आपका हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती जो नदियां होती है वह एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि नर्मदा और ताप्ती डेल्टा बनाती है, तो आप जवाब दीजिएगा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर बाकी सारे नदियां जो होती हैं वह आपको डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह जो मृदा है वह बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका से के भिन्न अनुपात से निर्मित है और इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। जलोढ़ मृदा जो होता है वह भूरे रंग का होता है। अगला प्रश्न है, ये जो मैं प्रश्न बताया हूं वह भूमि संसाधन के अंतर्गत आ रहा है। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही आता है भूमि संसाधन। बहुत सारे संसाधन है, भूमि संसाधन, जल संसाधन, तो सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। भूमि संसाधन के अंतर्गत जो प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोग मानी जाती है? तो पवन जहाँ पे अपर्दन होता है, पवन अपर्दन बोलते हैं कि हवाओं के द्वारा मिट्टी का कटाव ही पवन अपर्दन कहलाता है। देखिए, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोग में मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित की जाती है। अब देखिए, जहाँ पे पवन से मिट्टी को उड़ाकर ले जाया जाता है वहाँ आप खेती किस प्रकार कीजिएगा, तो वहाँ आप क्या कीजिएगा, बड़ा बड़ा घास लगा देंगे और बीच में छोटा सा घास लगा देंगे। तो बड़ा घास पर हवा पड़ेगा तो छोटा जो आपका जो फसल होगा, छोटा सा फसल, उस पर क्या है, मिट्टी वहाँ से उड़ेगा नहीं और इस प्रकार से आपका मिट्टी का संरक्षण हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि करेंगे हम, तो पट्टिका विकसित करके कृषि करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या कह रहा है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताना है। इस मृदा में कौन कौन से फसलें लगाई जाती है। जलोढ़ मृदा जहाँ है उस राज्य का नाम बताना है और इस मृदा में, इस मिट्टी में कौन कौन से फसल होते हैं। चलिए बताते हैं आपको। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 2 का कि जलोढ़ मिट्टी के विस्तार है वाले राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, बंगाल है, असम है। और इस मृदा में जो होता है वह गन्ना होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, मक्का, दलहन जैसी फसलें लगाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर।
तीसरा प्रश्न है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब पर्वतीय क्षेत्रों में ढलान पर जो वृत्ताकार जोतकर कृषि के कार्य किए जाते हैं तो इसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह प्रतीत होती है। इस प्रकार की कृषि पद्धति से खेतों के पोषणीय तत्व जलों द्वारा नहीं बहते हैं। मैं आपको बता देता हूं समोच्च कृषि क्या है, फिगर के माध्यम से बता दे रहा हूं। फिगर बता देता हूं आप लोगों को। समोच्च कृषि का जो फिगर जो होता है वह इस प्रकार से जुताई कराई जाती है, ठीक है, इस प्रकार से, और इसमें फसल लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पानी के द्वारा पानी रुक जाते हैं, जिसके कारण फसल अच्छे तरीक़ा से उग जाते हैं और फसल बर्बाद नहीं होते हैं, मृदा का अपरदन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार से सहायक है। तो फसल चक्रण जो होता है वह मृदा के पोषक स्तरों को बरकरार रखा जा सकता है। आप एक किसान हैं, मान लीजिए गेहूं, चावल, मक्का, आलू लगातार अपने खेतों में अगर लगा रहे हैं तो वहाँ के मृदा का क्या होगा, ह्रास होगा, ह्यूमस का ह्रास होगा, नमी का ह्रास होगा। तो उसको कैसे बचा सकते हैं, तो उसको तिलहन वाले और दलहन वाले जब खेती करेंगे तो उसका मृदा का ह्रास होने से बच जाएगा। क्यों बच जाएगा, मैं आपको बता दूं, दलहन वाले फसल, मूंग का फसल आप लोग जानते हैं, मूंग के फसल को निकालिएगा, उखाड़ करके देखिएगा तो उसके जो जड़ होंगे उसके जड़ में गांठें रहती है। इस प्रकार से वह गांठें जो होता है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, ठीक है, जिससे मिट्टी का ह्रास होने से बचता है। तो आपका जो आंसर होगा ये आपका आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले ले, अच्छा तरीका से इसको समझ ले। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मैं बता चुका हूं आपको, 5 नंबर बीच में ही बता दिया हूं गलती से। भारत में किन किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, तो मैं आपको बताया था कि पूर्वी भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। जो पूरब की ओर जो नदियाँ बहती है, नर्मदा, कृष्णा, नर्मदा छोड़ करके कृष्णा, कावेरी नदियाँ, महानदी, गोदावरी, ये सारे नदियाँ डेल्टा बनाती है, ठीक है, मैं आपको बताया हूँ। अगला टॉपिक आपका रहेगा जल संसाधन, ठीक है। जल संसाधन के बारे में बताऊंगा, बहुत सारे संसाधन हैं, सभी संसाधन के बारे में मैं आपको अच्छा तरीका से नोट उपलब्ध करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि दूसरे का भला कीजिएगा तो आपका भला निश्चित रूप से होगा। जय हिंद।